नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल दो प्रमुख खबरें आई। एक, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हालांकि पिछले महीने दिसंबर में वो ऑलरेडी वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए थे, लेकिन अब उस पर मुहर लग गई और ये बड़ा टफ इलेक्शन था। उन्होंने नॉमिनेशन भरा, पर्चा भरा, इलेक्शन प्रोसेस से जैसा कहा जाता है गए, बहुत मुश्किल से कैंपेनिंग हुआ और बहुत जद्दोजहद के बाद नितिन नवीन इलेक्शन जीत के कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। कल एक और खबर आई और ये खबर दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि वो पैरेलल चल रही हैं। कल मेरी याद में शंकराचार्य, एक इस तरह का केस पहले हुआ था, अगर आपको याद हो, कांची के शंकराचार्य के साथ ये हुआ था, लेकिन वो एक क्रिमिनल केस था जहाँ पे हत्या का मुकदमे की बात थी। लेकिन अभी सरकार के एक विभाग के एक पटवारी ने शंकराचार्य को एक चिट्ठी लिख के पूछा है कि आपको शंकराचार्य बनाया किसने, आप शंकराचार्य हो ही नहीं। कुछ इस तरह के उनके शंकराचार्य होने पे ही सवाल उठाए गए हैं। मैं दोनों पे आऊं उससे पहले मैं जरा ये कर लूं कि ये जरा समझा जाए कि नितिन नवीन क्यों बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, इनका क्या रोल है। क्योंकि एक तरफ यह है कि इनको कोई पॉलिटिकल पावर तो होती नहीं है इनके पास। क्या ये अपने मन से एक भी किसी को टिकट दे पाएंगे, किसी को अध्यक्ष बना पाएंगे, किसी को मंत्री बना पाएंगे, किसी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं। ये बिल्कुल साफ है कि जो भी बॉस है उसका जो काम होगा, उसकी जो इच्छा होगी, उसको कार्यान्वित करेंगे, उसको कार्य में लाएंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये इनका मूल रूप से काम होगा। मैं और चीज़ें कहूँ उससे पहले एक दो चीज़ें जरा नितिन नवीन के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि जनरली मैं टोटलिटी में इसलिए करता हूँ कि आपको फिर से और कहीं कुछ नहीं पूछना पड़े। नितिन नवीन 12वें अध्यक्ष हैं भाजपा के, जब से वो भाजपा बनी है। ये अभी 45 वर्षीय, ही इज़ द यंगेस्ट। 1980 में पैदा हुए, 45 वर्ष की अभी आयु है। और इससे पहले यंगेस्ट नितिन गडकरी हुआ करते थे, वो 52 वर्ष की उम्र हुए थे, इस 45 वर्ष की उम्र में हो गए हैं। और इनको ये बता दूं, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये है कि 5वीं बार के एमएलए हैं, नेशनल एक्सपोजर कुछ नहीं है, मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई इनका नाम भी नहीं जानता था इससे पहले। हालांकि मोदी जी ने कल इनको ले जाके, जब इनका जिसको बोलते हैं ना, जब इनको इलेक्शन इन्होंने बहुत बड़े मतों से जीता, तो मोदी जी ले जाके इनको खुद कुर्सी पे बिठाया और उन्होंने एक लंबा भाषण दिया जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मेरे बॉस हैं और मैं तो पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। बहुत दिनों बाद ये हास्य और व्यंग्य भी देखने को मिला कि मोदी जी व्यंग्य भी कर लेते हैं, हास्य भी कर लेते हैं। बीजेपी को के इनके ऊपर कई दबाव रहेंगे, इलेक्शन के अलावा भी एक दबाव रहेगा, क्योंकि एक ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, कहीं आ गई है इस दौरान, बीजेपी का जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके जिम्मे ये भी काम रहेगा। नड्डा जी के समय बीजेपी ने दोनों हाथ से बटोरा, खूब पैसा बटोरा, खूब पैसा आया, चाहे गला दबा के, चाहे हाथ मरोड़ के, चाहे कुछ करके पैसा आया। उसकी एक झलक ये है कि जो बीजेपी का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो 2024-25 में 6,125 करोड़ हुआ है। उसके एक साल पहले 23-24 में ये 3,967 करोड़ था। केवल एक साल में 2,158 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है। इतना मेरी जो जानकारी है, 6,125 करोड़ जितना एक बीजेपी ने एक साल में किया, इतना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मिल के भी इतना पैसा नहीं हुआ। नितिन नवीन जी ने आते ही क्या काम किया, बीजेपी में तो सबकी आंख बिल्कुल फोकस्ड है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के बॉस हो, जैसा वो कहते हैं, इलेक्शन। तमिलनाडु पे उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो दीपम का जो ट्रेडिशन है, जो राम सेतु में जिसका विश्वास नहीं है, उसको तो राजनीति में उसका कोई स्थान ही नहीं है। उन्होंने सिरे से डीएमके और उन सब पार्टीज को दरकिनार किया और उन्होंने कहा कि अब मेरा काम सनातन को बचाने का है। और सुन के ये अच्छा लगा कि जब वो ये कह रहे सनातन को बचाने का है, उस समय सनातन के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, शीर्ष पे बैठे हुए धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, वो अपना कैंप छोड़ के
इस भीषण सर्दी में फुटपाथ पे बैठ के अपना सत्याग्रह कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अपना धरना कह दीजिए, वो जो कुछ कर रहे हैं प्रयागराज में, और सरकार के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हु आर यू। शंकराचार्य से सरकार पूछ रही है कि अपने कागज दिखाओ। मैं अपना कागज तो नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी डिग्री नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना कागज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम अपना कागज दिखाओ। ये पहली बार देखा जा रहा है। तमिलनाडु पे इतना फोकस है नितिन नवीन जी का, विनोद तावड़े जिनका एक समय वो भी रनिंग में थे कि ये भी शायद बन जाए अध्यक्ष, उनको उन्होंने आनंद फानंद में जो पहला अपना काम एज अध्यक्ष किया, फुल टाइम अध्यक्ष, उनको तमिलनाडु का इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो पॉलिटिकल और ये सब काम है ये मैराथन है, ये कोई 100 मीटर का फर्राटा दौर नहीं है। एक अच्छा आज जो आया जब मोदी जी ने कहा कि मेरे बॉस हैं, एक अच्छा चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उसको लगाने में इसलिए आजकल खतरा रहा हूँ कि मालूम नहीं किसका कहाँ क्या वायलेशन हो जाए कि भाई आपने इसको कॉपीराइट क्लेम हो जाए। अमित शाह साहब पीछे से दिखाया जा रहा है, कार्टून है, नितिन नवीन के हाथ पीठ पे हाथ रखे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं बॉस ने ये कहा है कि वो तुम्हें बॉस मानते हैं, लेकिन इसको मानना मत, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मोदी जी ने भी कल कुछ अजीब अजीब सा भाषण दिया, जो उनके भाषण में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मोदी जी एक बात ज़रूर है, मोदी जी का खाना बिना कांग्रेस का नाम लिए, बिना राहुल गांधी का नाम लिए खाना पचता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है कि भाई फलाना गोली ब्लड प्रेशर के लिए ये, उसके लिए ये, पेट खराब होने के लिए ये, उसी तरह से शायद मोदी जी को उनके किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कांग्रेस का नाम जरूर लेना और राहुल गांधी को और लेना। कल कांग्रेस के अध्यक्ष का जो भी मतलब इलेक्शन कहिए, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आए हैं, उसका था, वहां पे वो कांग्रेस को नहीं भूले। उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस जो 1984 में जिसको करीब करीब 50% वोट और 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी, आज 100 सीटों पे आ गई है। मोदी जी याद रखिएगा, जिस 84 की आप बात जब करते हैं तो आपकी पार्टी 2 सीटों पे थी, तो इसलिए 400 से वो 100 पे आ गई है। अपना ख्याल जरा रखिए कि कहीं फिर से आप 2 सीट पे ना पहुंच जाए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो आज एक बड़ा आर्टिकल निकला है और इंडियन एक्सप्रेस में जगन्नाथन साहब हैं, उन्होंने जगन्नाथन साहब ने इसको इतना मास्टर स्ट्रोक जैसे पेश करने की कोशिश की और उसमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा। आज ये भी एक समाचार छपा है कि नितिन नवीन जी के ऊपर बहुत प्रेशर है और बहुत काम है, और अगर उन्होंने अच्छे से किया तो ही विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड ऑफ हिज करियर। और उसमें यह भी कहा गया है कि सारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है। देखिए, और उसमें कहा गया देखिए साहब, 4 भूतपूर्व भाजपा के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बन के मजे ले रहे हैं, मतलब रिवॉर्ड, अगर मंत्री बनना रिवॉर्ड, मजे ले रहे हैं। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, नितिन गडकरी साहब, नड्डा साहब भी मजे कर रहे हैं। और एक और अभी तक 12वें हैं ये, तो 11 जो थे उसमें से 4 की तो मृत्यु हो गई, 4 अब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी और जन कृष्णमूर्ति जी, तो 4 8 ये हो गए। अब 3 में क्या है, एक वेंकैया नायडू जी हैं, वो राष्ट्रपति बन के मजे ले रहे हैं, लेकिन 2 लोग जिनको जबरदस्ती जबरन, जो इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, सब कुछ थे, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को बिल्कुल जबरन रिटायर करके किनारे बिठा दिया गया है कि वहाँ बैठो। मैं ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो मोदी जी कई चीज़ें कहते हैं, मोदी जी बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस की इलेक्शन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि साहब देखिए कैसा। मोदी जी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ तो बहुत ही भयंकर, इतना मुश्किल इलेक्शन रहता है कि नितिन नवीन के पसीना निकल गया होगा इलेक्शन लड़ते लड़ते और इलेक्शन कैंपेन करते करते। लेकिन मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस में जो अभी हाल का इलेक्शन हुआ, उससे पहले भी वहाँ इलेक्शन का जितना भी आप कहिए, आप जितना बड़ा ड्रामा नहीं होता है। ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वहाँ पे भाई गांधी परिवार जिसको चाहता है वो
प्रेसिडेंट बन जाता है, बिल्कुल इस बात में इससे स्वीकार्य है, लेकिन वहाँ इलेक्शन का प्रोसेस होता है। वहाँ शशि थरूर सारी स्टेट में जा जाके अपना कैंपेन करते हैं और वोट पाते हैं, और वो जो वोट पाते हैं उनको पार्टी से नहीं निकाल दिया जाता है। और भी याद कर लीजिए, जो लोग कंटेंडर थे, शशि थरूर अच्छे लगे या बुरे लगे वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन अपने दम पे उन्होंने कुछ किया हुआ है। ही हैज सम ग्राउंड। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दम पे किए हुए हैं। जो नाम और चल रहे थे, अशोक गहलोत, अपने दम पे कुछ किए हैं। ही हैज अचीव्ड। दिग्विजय सिंह, ये सब लोग, नितिन नवीन कुछ किए हैं। कुछ याद है आपको, सिवाय इसके कि उनको एक दिन किसी का सपना आया और किसी ने कहा कि आप इसको बना दो। तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, ये तो मैटर ऑफ ज़्यादा की है, मैटर ऑफ कंपैरिजन है। आपको लगता है कि आप ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं कांग्रेस से, तो इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन ये खुद ही तय करने के लिए छोड़ दिए जनता को। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब सरकार और संगठन में कोई फर्क नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही नितिन नवीन जी को भी कोई ना कोई सरकारी पद दे दिया जाएगा, जिससे घूमने फिरने में उनको सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में आसानी रहे, क्योंकि अध्यक्ष जी सरकारी दौरे के नाम पे जाएंगे, वहाँ कुछ सरकारी लोग इसी बहाने जुटेंगे, तो उनका मामला चलता रहेगा। इसमें ये मैंने पूछा ना कि इसमें इनका काम क्या है। देखिए, इनका काम बिल्कुल स्ट्रेट है। इनका काम ये है कि मोदी जी जीत का सहरा पहनेंगे, हार का ठीकरा तुम्हारे सिर पे फूटेगा। अगर हार गए तो नितिन नवीन रिस्पॉन्सिबल, जीत गए तो मोदी जी की वजह से। मैसेज साफ है, ये किसी को ना हो। नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के बीजेपी के दो व्यक्ति, अमित शाह और मोदी जी ने बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि अब चाहे पार्टी हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे विधानसभा दल हो, चाहे कुछ हो, ये हम डिसाइड करेंगे और ये हमारा प्रेरोगेटिव होगा कि हम जिसको चाहे उसको बनाएं। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस को भी ये संदेश दे दिया कि हम डिसाइड कर रहे हैं और अगला सरसंघचालक कौन होगा वो हम बताएंगे कि कौन होगा। अपने मन से मत कर लेना कि हमने कर लिया कि इन गुरुजी के बाद ये गुरुजी, तो गुरुजी कौन होगा ये हम बताएंगे। मैं एक बात इसके साथ अंत कर दूं। आर जगन्नाथन साहब का लेख है आज इंडिया टुडे में। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बहुत सटल वे में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, भाई नितिन नवीन को जब ये पूछा जा रहा है कितना यंग है, क्या है, तो उन्होंने एक तो ये बताया है कि उन्होंने नाम दिए हैं 3-4, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक जो अमेरिका की उनके कोई जानता है इनको। फिर उन्होंने कहा है, देखिए साहब, ट्रंप ही को जानते हैं और ट्रंप ही से वो सारी ताकत आती है, इसीलिए लोग नहीं जानते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा जगन्नाथन साहब, अमेरिका में, आपने यहाँ मेंशन किया, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये ट्रंप हारते या जीतते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन नहीं होता, ये ट्रंप का इलेक्शन है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट या रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट है वो अलग बात है, लेकिन जीतना या हारना ट्रंप का है, पार्टी का नहीं है। तो एक ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आपने उसको कवर करने की कोशिश की है कहीं से कि साहब वो देख लीजिए, यहाँ इंडिया में भी तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अगर हिंदुस्तान वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया, नॉट गवर्नमेंट, अगर ये हुआ है तो खराब है, लोकतंत्र के लिए एक बुरी खबर है। जैसा आप कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि हो गया है, ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि देखिए, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसमें कौन पावर में आपको ला सकता है, कौन चुनाव जिता सकता है, इससे डिसाइड होता है कि कौन कितना ताकतवर है। और ये पार्टी प्रेसिडेंट नहीं जिता सकते, ये कोई और लीडर होता है, उस लीडर को आप सरकार में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कौन जिता सकता है, कौन हरा सकता है, किसके नाम पे वोट हैं, सबसे बड़ी बात आपने वोट की बात कही है और इस पर आपने मोदी जी को कहा है। मोदी जी के सक्सेसर के रूप में अमित शाह फिर कैसे हैं? अमित शाह के नाम पे वोट है क्या? अमित शाह ने कोई इलेक्शन, आपको लगता है कि अमित शाह के नाम पे वोट है? अगर आपका ये तर्क कि केवल वोट के नाम पे होता है, तो ये मैं इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि आपने जब ये कहा ना कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैलेट बॉक्स, इट माइट फ्लो फ्रॉम द बैलेट बॉक्स, पर
हमारा जो लोक, क्योंकि ये आप पूरी पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें एमपी चुने जाते हैं और एमपी मिलके अपना नेता और फिर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी के संसदीय दल का नेता आज तक कोई नहीं चुना गया है। मोदी जी एनडीए के संसदीय दल के नेता हैं, बीजेपी के नहीं। तो अगर टेक्निकली देखिए तो ये भी एक अजीब सा हंसी वाली चीज़ है। अच्छा, आपने तरह तरह से जगन्नाथन साहब, आपने उसमें जस्ट आपने कहा है कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पावर में रहता है, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको पीसीसी करने का टाइम नहीं रहता है, तो उनको शील्ड करने के लिए एक इस तरह का प्रेसिडेंट रहता है जो पीसीसी करता रहे, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन वो करता रहे, जिससे प्राइम मिनिस्टर की इमेज और प्राइम मिनिस्टर का ये वो रहे। प्राइम मिनिस्टर की इमेज की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये देख के मुझे अफसोस होता है। कल का आप देख लीजिए बीजेपी का, अब प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी के फंक्शन में भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते हैं। एक अच्छा खासा आदमी जो ठीक से बोल लेता था, ये वही है कि अब आप जिस दिन से आपने कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू किया उस दिन से 2+2 आप 4 नहीं कर पाते हैं। तो मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर की ऐसी आदत पड़ गई है कि अपने घर, मुझे तो लगता है आप किसी से बातचीत भी करते होंगे सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर रख के बातचीत करते होंगे कि आपने कुछ बोला तो टेलीप्रॉम्प्टर देखा कि क्या लिखा है तो उसमें फिर आपको जवाब दिया। ये पीसी ना करना ये मेरे ख्याल में किसी भी तरह से नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नितिन नवीन साहब वही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर अमित शाह या मोदी जी कहेंगे ये दिन है तो कहेंगे दिन है, रात है तो रात है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। उनका स्टेचर कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई आज तक जानता रहा हो। अब प्रेसिडेंट हो गए तब तो सभी लोग जानेंगे। जो एक ये भी कहा गया है कि साहब वो बहुत यंग हैं और वो यंग हैं और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम होता है, इसलिए एक यंग आदमी चाहिए था। जो मेरे ख्याल में इस देश में जो भी देश चलाने का काम करते हैं वो जो भी मंत्री हो, उससे बड़ा कोई काम नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रेशर वाला कोई काम नहीं होता। आपकी पूरी देश, और अगर उसमें 75 साल के व्यक्ति सक्षम पाए जा रहे हैं तो ये सब ज़बरदस्ती के तर्क हैं कि एक यंग प्रेसिडेंट चाहिए था और एक कौन सा प्रेसिडेंट चाहिए था। फ़िलहाल के लिए जो मेरी समझ है कि नितिन नवीन एक अगर आपको याद हो, एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुखौटा कहा गया था। नितिन नवीन जी रबर स्टैम्प भी नहीं है, इस समथिंग, मतलब रबर स्टैम्प में भी हाथ में पकड़ करना होता है, इनको कुछ नहीं करना। ये तो पहले से ही सारे मतलब इसको कहते हैं ना साइंड चीज़ वहाँ होगी, इनके हाथ में क्या ताकत होगी मुझे नहीं मालूम। ये कितना वोट की दृष्टि से वो होंगे, और अभी एक इनका वो देखना बाकी है, क्योंकि वो बीजेपी की एक बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, ये गाली कितनी दे लेते हैं ये भी देखना बाकी है। हो सकता है बिहार से आ रहे हैं तो सबको उम्मीद खूब है कि गाली देने में महारत इनको हासिल होनी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छी स्टेट से आ रहे हैं जहाँ से गाली में अच्छी महारत हो सकती है। तो वो अभी देखना बाकी है कि गाली देने में कितने सक्षम रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मोदी जी और अमित शाह साहब को कहने को उनका एक बॉस, लेकिन ऐसा बॉस जिसका ना अपने पास कोई अथॉरिटी है ना अपने पास कोई विवेक है, मिल गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।